कभी सोचा है कि सुबह के एक कप कॉफ़ी से लेकर अपने करियर के बड़े बड़े फैसलों तक हमारी पूरी जिंदगी असल में एक छुपी हुई स्क्रिप्ट पर चलती है। उस स्क्रिप्ट का नाम है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। ये वो नियम हैं जो तय करते हैं कि हमें क्या मिलता है, क्यों मिलता है और उसकी असली कीमत क्या होती है। तो चलिए आज इस मैट्रिक्स में ज़रा और गहराई से उतरते हैं। हम सबकी जिंदगी में वो सब कुछ क्यों नहीं होता जो हम चाहते हैं? मतलब एक बड़ा घर, एक नया फोन, वो सारी चीजें जो हम दूसरों के पास देखते हैं। ख्वाहिशें तो देखिए अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा सा रह ही जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इस सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में है, कमी, यानी स्कैर्सिटी। इस दुनिया में ना हर चीज की एक लिमिट है, एक गिनती है। सबके लिए बड़े बड़े घर या अनलिमिटेड पैसा है ही नहीं। और सच कहूं तो यही वो कड़वी हकीकत है जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट बनाया गया। और क्योंकि हर चीज लिमिटेड है, हमें जिंदगी में हर कदम पर एक काम करना पड़ता है, और वो है चुनाव करना, यानी चॉइस बनाना। और पता है क्या? हमारा हर चुनाव, चाहे वो छोटा हो या बहुत बड़ा, अपने साथ एक छिपी हुई कीमत लेकर आता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। ये रवि है। अब रवि के पास सिर्फ 3 घंटे हैं। उसके सामने दो रास्ते हैं। या तो वो एक मस्त वेब सीरीज देख ले, या फिर कल सुबह जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए पढ़ाई कर ले। ये एक बहुत ही सिंपल ट्रेड ऑफ है, एक ऐसा फैसला जो हम सब अपने जिंदगी में रोज ही लेते हैं, है ना? अब सोचिए, अगर रवि ने वेब सीरीज देखने का फैसला किया तो उसकी असली कीमत क्या हुई? वो ₹0 नहीं है। उसकी असली कीमत है वो एग्जाम के मार्क्स जो वो ला सकता था लेकिन अब नहीं ला पाएगा। इसी को इकोनॉमिक्स में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर लागत। सीधी सी बात है, जिंदगी में कुछ भी पाने की असली कीमत वो चीज होती है जिसे हम उसे पाने के लिए छोड़ देते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर हम सबके पास समय और संसाधन इतने लिमिटेड हैं, तो फिर ये दुनिया चल कैसे रही है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है व्यापार की, यानी ट्रेड की। ये वो पहला तरीका है जिससे हम अपनी पर्सनल लिमिट्स को तोड़ते हैं। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। यहाँ दो अलग अलग लोगों की जरूरतें मिलकर एक सोल्यूशन बना रही हैं। रवि के पास वीडियो एडिटिंग की स्किल तो है, पर किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। दूसरी तरफ अमित है, जिसके पास पैसे तो हैं, पर अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो एडिट करने का समय नहीं है। तो जब ये दोनों ट्रेड करते हैं, रवि अमित के लिए वीडियो एडिट करता है और अमित बदले में उसे पैसे देता है ना? विन विन सिचुएशन। दोनों को वो मिल गया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन एक मिनट रुकिए, मान लीजिए कि अमित रवि से भी बेहतर वीडियो एडिटर है, तो क्या उसे वीडियो खुद ही एडिट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अमित अपनी कॉर्पोरेट जॉब से इतना कमा रहा है कि अगर वो अपना कीमती समय एडिटिंग में लगाएगा तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बहुत ज्यादा होगी। तो ट्रेड का असली जादू ये नहीं है कि कौन किसी काम में बेस्ट है। असली जादू इस बात में है कि कौन उस काम को सबसे कम अवसर लागत पर कर सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने दो लोगों के बीच के ट्रेड को समझा। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि तब क्या होता है जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ व्यापार करने लगते हैं। तब जन्म होता है बाजार का, यानी मार्केट का। ये एक ऐसा अदृश्य सिस्टम है जो सिर्फ एक ही नियम पर चलता है, इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन। इसे समझने के लिए भारत का सबसे इमोशनल टॉपिक लेते हैं, प्याज। सोचिए, एक ऐसा दाम जिस पर जितने लोग प्याज खरीदना चाहते हैं, ठीक उतने ही किसान उसे बेचना भी चाहते हैं। इसी को कहते हैं संतुलन मूल्य या इक्विलिब्रियम प्राइस। ये वो मैजिकल नंबर है जहां बाजार में सब खुश हैं। लेकिन फिर एक साल बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है और प्याज की आधी फसल बर्बाद। अब बाजार में सप्लाई तो एकदम से गिर गई, लेकिन लोगों को प्याज तो अब भी उतना ही चाहिए। तो नतीजा क्या होगा? जाहिर है, जब किसी चीज की कमी हो और उसे खरीदने वाले बहुत हों, तो उसकी कीमत रॉकेट की तरह ऊपर भागती है। और ये जो आसमान छूती कीमतें हैं ना, ये एक सिग्नल की तरह काम करती हैं। इन्हें देखकर देश का हर किसान सोचता है, अरे वाह, प्याज में तो बहुत पैसा है। और अगले साल सबके सब सिर्फ प्याज ही उगाते हैं। अब नतीजा, बाजार में इतना ज्यादा प्याज आ जाता है कि सप्लाई डिमांड से कहीं आगे निकल जाती है और कीमतें धड़ाम से वापस नीचे गिर जाती हैं। महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने इसी ऑटोमेटिक सिस्टम को अदृश्य हाथ या इनविजिबल हैंड का नाम दिया था। उनका कहना था कि मार्केट को चलाने के लिए किसी सरकार या नेता की जरूरत नहीं है। ये तो बस हम सब के अपने अपने स्वार्थ और इच्छाओं के एक साइलेंट कॉम्बिनेशन से अपने आप चलता रहता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सारा लेन देन बिना पैसे के होता तो? प्याज वाले किसान को दूध चाहिए, पर दूध वाले को प्याज नहीं, लैपटॉप चाहिए।
ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंसानों ने अपने सबसे शानदार आविष्कारों में से एक को जन्म दिया, पैसा। पैसा और कुछ नहीं, बस भरोसे पर टिका एक मीडियम है जो ट्रेड को आसान बना देता है। ठीक है, तो एक इंसान से शुरू करके हम बाजार तक पहुंचे। अब एक बार और जूम आउट करते हैं और पूरे देश के लेवल पर सोचते हैं। सवाल यह है कि हम किसी देश की आर्थिक सेहत को नापते कैसे हैं। इसके लिए इकोनॉमिस्ट ने एक स्कोरबोर्ड बनाया है जिसे हम सब जीडीपी के नाम से जानते हैं। तो जीडीपी है क्या? सिंपल शब्दों में, एक देश की सीमाओं के अंदर एक साल में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनती हैं, उनकी कुल मार्केट वैल्यू ही जीडीपी है। ये एक तरह से बताता है कि देश की इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है और वो कितनी मजबूत है। पर इस स्कोरबोर्ड में एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी खामी है। देखिए, अगर अमित बाहर जाकर 500 रुपए का जंक फूड खरीदता है तो देश की जीडीपी 500 रुपए से बढ़ जाती है। लेकिन अगर मीना अपने घर पर पूरे दिन मेहनत करके अपने परिवार के लिए एक हेल्दी पौष्टिक खाना बनाती है तो जीडीपी पर इसका असर 0 होता है। जीडीपी उस हर काम को अनदेखा कर देती है जिसकी कोई सैलरी नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं उन छिपी हुई ताकतों की जो इस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को पर्दे के पीछे से कंट्रोल करती हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे 2 चीज़ों से, बैंक और महंगाई। हम में से ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं? यही कि बैंक हमारे पैसे को किसी तिजोरी में संभाल कर रखते हैं। पर सच तो ये है कि ये कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उसका बस एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रखता है और बाकी का सारा पैसा लोन पर किसी और को दे देता है। और सबसे मजेदार बात, जब वो लोन दिया जाता है तो सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिकली नया पैसा बना दिया जाता है। जी हां, लगभग हवा में से। इसी जादू को कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अब बात करते हैं एक और अदृश्य चोर की, जिसका नाम है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। इसे हम रघुराम राजन के फेमस डोसा इकोनॉमिक्स वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अमित ने बैंक में 100 रुपए जमा किए। 1 साल बाद बैंक ने उसे 10% ब्याज दिया और अब उसके पास 110 रुपए हैं। अमित तो बहुत खुश है। लेकिन यहीं पर असली कहानी छिपी है। पिछले साल अमित का फेवरेट डोसा 100 रुपए का था, पर इस 1 साल में 12% महंगाई की वजह से उसी डोसे की कीमत अब बढ़कर 112 रुपए हो गई है। उसके बैंक में तो 110 रुपए हैं, पर डोसा 112 का हो गया। तो सवाल यह है, अमित अमीर हुआ या गरीब? कागज पर तो उसके पैसे बढ़े, पर असलियत में उसकी खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर कम हो गई। वो अब वो डोसा भी नहीं खरीद सकता जो वो पिछले साल खरीद सकता था। महंगाई एक ऐसा साइलेंट चोर है जो धीरे धीरे हमारी सारी बचत को खा जाता है। चलिए अब इन सब बड़ी बड़ी बातों से फोकस वापस एक आम इंसान पर लाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हमारी और आपकी जगह आखिर है कहाँ। मान लीजिए अमित दिन में 10 घंटे मेहनत करके 50,000 रुपए महीना कमाता है, लेकिन उसी कंपनी का सीईओ शायद उससे 300 गुना ज्यादा कमाता है। ऐसा क्यों? क्या सीईओ 300 गुना ज्यादा मेहनत करता है? नहीं। देखिए, पूंजीवाद में सैलरी इस बात से तय नहीं होती कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। सैलरी इस बात से तय होती है कि किसी को रिप्लेस करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है, एक पॉवर्टी ट्रैप। रिसर्च ये बताती है कि गरीबी का जो जबरदस्त स्ट्रेस होता है वो इंसान को हमेशा शॉर्ट टर्म फैसले लेने पर मजबूर करता है और इन्हीं छोटे छोटे फैसलों की वजह से वो कभी उस जाल से बाहर ही नहीं निकल पाता। सीधी सी बात है, वो कल के बड़े फायदे के लिए आज की भूख को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने समझा कि कमी एक हकीकत है, हर चुनाव की एक कीमत होती है जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, और बाजार अदृश्य नियमों पर चलता है। हमने जीडीपी की खामियों को देखा, महंगाई के धोखे को समझा और गरीबी के मनोवैज्ञानिक जाल को भी जाना। तो अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे छिपे हुए नियमों और इंसानी साइकोलॉजी पर ही बना है, तो क्या इस खेल को, इस मैट्रिक्स को किसी अलग तरीके से खेलने का कोई रास्ता है भी?